फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ क्वेश्चंस, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तर मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है नादिर शाह ने वर्ष 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया। सेकेंड वाला है आलमगीर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज में उनके योगदान के लिए राजा की उपाधि दी। थर्ड है बहादुर शाह द्वितीय भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इसमें जो हमारा फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो इसमें रोंग है। यहाँ पर आलमगीर जो द्वितीय थे उन्होंने इसकी उपाधि नहीं दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज में उनके योगदान के लिए राजा की उपाधि दी थी, इसलिए इसका सेकंड वाला सही नहीं है, फर्स्ट और थर्ड सही है। वर्ष 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य की क्षीण होती शक्ति का लाभ उठाते हुए भारत आक्रमण किया। नादिर शाह ने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोह-ए-नूर हीरे सहित अपार संपत्ति लूटी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय शासनकाल वर्ष जो 1806 से 1837 ने भारतीय समाज में उनके योगदान विशेष रूप से सामाजिक सुधार, शिक्षा और सती प्रथा, विधवाओं के बलिदान की प्रथा के उन्मूलन हेतु उनके समर्थन के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है सही नहीं है। बहादुर शाह द्वितीय भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। शासनकाल वर्ष 1837 से 57। वह एक कवि, संगीतकार और सुलेखक थे। एक राजनीतिक नेता से ज्यादा एक सौंदर्यवादी थे, इसलिए कथन थर्ड वाला सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड, शिवाजी के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सबसे छोटी पारदेशिक इकाई गांव थी जिसका मुखिया पंत प्रधान होता था। सेकंड वाला है सरदेश मुखी एक प्रकार का कर था जिसे मराठा सरकार क्षेत्र में लूटपाट और छापेमारी न करने का वचन देने के बदले में लिया करती थी। थर्ड वाला है चौथ एक प्रकार का अतिरिक्त कर था जो महाराष्ट्र की भूमि पर 10% था और मराठा इसे अपने वंशानुगत अधिकार के रूप में दावा करते थे, इसलिए हमें बताना है इसमें से कितने कथन सत्य हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं है। यह सबसे छोटी पारदेशिक इकाई थी जिसका मुखिया कौन, पटेल होता था। सेकंड वाला इसमें सरदेशी मुखी एक प्रकार का कर था जिसे जो महाराष्ट्र की भूमि पर 10% था जो और मराठा के इसे वंशागुत का अधिकार के रूप में दावा करते थे, ठीक है। और थर्ड वाला है चौथ एक प्रकार का अतिरिक्त कर था। तो जो चौथ है वो कितना, 1/4 था, ठीक है। जो मराठा सरकार क्षेत्र में लूटपाट और छापेमारी ना करने का वचन देने के बदले में लिया करती थी, इसलिए हमारा इसमें से कोई भी सही नहीं है, डी आंसर होगा इसका। शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी ने अपने शासन स्वराज के अंतर्गत अपने क्षेत्र को 3 प्रमुख प्रांतों में बांटा, जिनमें से प्रत्येक का संचालन एक वायसराय के द्वारा किया जाता था। इन प्रांतों को फिर परगना या टुकड़ों में विभाजित किया गया था। सबसे निचली प्रशासनिक इकाई गांव थी जिसका नेतृत्व पटेल या मुखिया करता था। पेशवा पंत प्रधान जो वित्त और सामान्य प्रशासन की देखभाल करते थे। बाद में पेशवा का कार्यालय अधिक शक्तिशाली हो गया और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने लगा। भू राजस्व का आकलन माप के आधार पर किया जाता था। मालिक अंबर की काठी को माप की इकाई 5 के रूप में अपनाया गया था। भू राजस्व 1/3 अर्थात सकल उपज का 33% आरंभ तथा 2/5 अर्थात सकल उपज का 40% सुधारों के बाद निर्धारित किया गया। सरदेशी मुखी महाराष्ट्र की भूमि पर 10% का अतिरिक्त कर था जिसे मराठा वंशानुगत अधिकार का दावा करते थे, लेकिन जो मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, इसलिए जो हमारा कथन सेकंड वाला वो भी सही नहीं है। चौथ संस्कृत शब्द चतुर से लिया गया जिसका अर्थ है 1/4। यह कर मुगल सरकार या दक्कन राज्यों को दिए जाने वाले कुल राजस्व का 1/4 था। मराठा सरकार ने यह कर उस क्षेत्र को लूटने के लिए छापेमारी से बचने के बदले में लिया था जिस पर यह लागू होता था। थर्ड वाला है हमारे शिवाजी के प्रशासन में शिवाजी के प्रशासन में किस मंत्री को सैन्य कमांडर का मानद पद प्राप्त था? तो हमें इसमें से बताना है कौन सा वाला है वो सैन्य कमांडर। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सर-ए-नौबत। सर-ए-नौबत को
शिवाजी कुशल प्रशासक थे और उन्होंने प्रशासन की मजबूत नींव रखी। उनके शासन में राजा सरकार का केंद्रीय तत्व था, जिसे अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद द्वारा सहायता मिलती थी। हालांकि प्रत्येक मंत्री सीधे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। पेशवा वित्त और सामान्य प्रशासन, बाद में वे प्रधानमंत्री बने। सर नौबत या सेनापति सैन्य कमांडर एक मानद पद। जो अमात्य है राजस्व एवं वित्त मंत्री, वाक्यनाविश गृह मंत्री, सचिव, पत्राचार, सुमंत समारोह के स्वामी, न्यायाधीश, न्याय पंडित राव, दान और धार्मिक प्रशासन। जैसे कि आज के दौर में हम देखते हैं कि एक सीएम होता है तो सीएम के कितने सारे विधायक होते हैं जो उसका सारा काम करते हैं, तो उसी प्रकार इनकी भी कुछ ये हुआ करते थे। यहाँ पर इनके प्रधान हुआ करते थे, इनका जो सहयोग किया करते थे। तो ऐसे सेनापति के बारे में हम जानते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4th, इग्लो मराठा युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वर्ष 1782 में बेसिन की संधि के साथ समाप्त हुआ। सेकेंड वाला है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वर्ष 1802 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। थर्ड है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक। जो हमारा थर्ड वाला है वो सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट सेकंड रॉन्ग है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसकी, सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और जो हमारा सेकंड वाला है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 में, ये किसकी, बेसिन की संधि के साथ समाप्त हुआ था। इसलिए जो हमारा इसमें फर्स्ट सेकंड सही नहीं है, ओनली थर्ड वाला सही है। इग्लो मराठा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में मराठा साम्राज्य के बीच संघर्षों की एकल श्रृंखला थी जो वर्ष 1785 से 1818 तक चली। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। यह युद्ध उस समय शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को मराठा संघ के पेशवा या मुख्यमंत्री बनने पर समर्थन दिया। वर्ष 1779 में वाड़गांव में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वर्ष 1782 में सालबाई की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 मराठा पेशवा ने बेसिन 1802 की संधि पर हस्ताक्षर किए, इसलिए यह सेकंड वाला भी सही नहीं है। तीसरा जो हमारा एग्लो मराठा युद्ध जो कब 1817 से 1818 तक लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों को नेतृत्व किया और उन पर पिंडारियों को शरण देने का आरोप लगाया। अंग्रेजों ने पिंडारियों के गिरोह को नष्ट कर दिया और उन्हें चंबल नदी के पार भेज दिया। मराठों की निर्णायक हार हुई और जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, पानीपत का तृतीय युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इसके परिणाम स्वरूप अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठों की हार हुई। सेकेंड वाला, इस युद्ध का उल्लेख रुडयार्ड किपलिंग की कविता विद सिंधियों टू हेल्डी में किया गया था। हमें इसमें तो बताना है कितने कथन सत्य है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें दोनों ही सही है, फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है इसका, तो इसका आंसर सी होगा हमारा। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को दिल्ली से लगभग 60 मील दूर उत्तर में पानीपत में लड़ा गया। यह युद्ध मराठा साम्राज्य के उत्तरी अभियान बल और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह दुरानी के गठबंधन, साथ ही दो भारतीय मुस्लिम सहयोगी, दो आप के रोहिल्ला अफगान और सुजा उद दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया और विश्वास राव तथा सदाशिव राव भाऊ की मृत्यु हो गई। इस पराजय ने मराठों के भारत में शासक के रूप में उभरने के प्रयासों को समाप्त कर दिया, जिसके साथ मुगल साम्राज्य का वास्तविक अंत हो गया। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही है। इस युद्ध का उल्लेख रुडयार्ड किपलिंग की कविता विद सिंधिया टू दिल्ली में किया जाता है, इसलिए हमारा जो सेकेंड वाला है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मराठा साम्राज्य दे रखे और उनके कुछ क्षेत्र दे रखे। फर्स्ट दे रखा है होलकर ग्वालियर, सेकंड दे रखा है गायकवाड़ पूना, थर्ड दे रखा है पेशवा बड़ौदा। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य है। तो ये जो इसका हमारा आंसर होगा क्या होगा, 6 वाले का डी। इसमें कोई भी सही नहीं है। जो हमारा फर्स्ट वाला होलकर, होलकर कहाँ का है, इंदौर का। जो हमारा होलकर है वो इंदौर का है, और जो गायकवाड़ है वो कहाँ का है, बड़ौदा का, और जो पेशवा है वो कहाँ का है, पूना का। इसलिए इसमें से कोई भी सही नहीं है। मराठा संघ 1720 1818, राज्य क्षेत्र सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर, पवार धर गायकवाड़ बड़ौदा, जो भोसले नागपुर, पेशवा जो पूना में। ठीक है, इसलिए हमारा इसमें से कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ 2 कथन दिए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 के जो फर्स्ट कथन है, इजराइल तथा जॉर्डन के बीच की सीमा को ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। सेकेंड वाला, इजराइल द्वारा दक्षिणी लेबान से अपनी सेना वापस बुलाने के बाद वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ब्लू लाइन निर्धारित की गई थी। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य हैं। तो इसके जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं वो ये है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। पता जो कथन है सेकंड फर्स्ट की व्याख्या करता है। बी वाला ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो सेकंड कथन है वो फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। सी वाला ऑप्शन है इसमें, लेकिन कथन सेकंड गलत है और फर्स्ट सही है। और डी वाला है, फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड सही है। तो हम इसमें से बताना है कौन सा जो ऑप्शन है जो हमारे इस क्वेश्चन के संबंध में सही है। तो इसके हमें यहाँ पर दे रखे कौन सा इसका कथन सत्य होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। इसमें जो फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड वाला सही है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच की सीमा को ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। तो इजराइल, और यहाँ पर इजराइल के साथ में कौन था, तो लेबनान था, जॉर्डन नहीं था। इजराइल तथा लेबनान के बीच की सीमा को ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला वो सही नहीं है, ओनली इसमें कौन सा, सेकंड सही है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, डी। ब्लू लाइन उस सीमांकन रेखा को संदर्भित करती है जो यरूशलेम शहर को दो भागों में विभाजित करती है, तथा पश्चिमी यरूशलेम को जो मुख्य रूप से यहूदी और पूर्वी यरूशलेम जो मुख्य रूप से फलस्तीनी है। यह सीमांकन अस्थायी रूप के रूप में इजराइल और जॉर्डन के बीच वर्ष 1949 में युद्ध विराम के उपरांत स्थापित किया गया था। ब्लू लाइन कोई भौतिक सीमा नहीं है, अपितु मानचित्र पर अंकित एक वैचारिक रेखा है जिसका उपयोग इजराइल और जॉर्डन नियंत्रित क्षेत्रों के बीच विभाजन को इंगित करने के लिए किया जाता है। इजराइल तथा लेबनान के बीच की सीमा को ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था, जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाई थी। इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला वो भी सही नहीं है। कथन जो है हमारा सेकेंड वाला सही है और फर्स्ट वाला इसमें गलत है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 8, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें यहाँ पर इनके ऑप्शन दे रखे हैं। यह एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है जो 2 ठोस प्रणोदन चरणों, एक टर्मिनल चरण के रूप में तरल प्रणोदन आधारित वेग ट्रेमिंग मॉड्यूल VTM के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। सेकंड वाला, यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र CDSC से 500 किमी की कक्षीय तल में 500 किलोग्राम उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा दूसरा वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो इसमें सही नहीं है। इसमें जो हमारा फर्स्ट दे रखा है, यह 3 चरणीय प्रक्षेपयान है जो 2 ठोस नहीं 3 ठोस प्रणोदन चरणों, एक टर्मिनल चरण के रूप में तरल प्रणोदन आधारित वेग ट्रेमिंग मॉड्यूल VTM के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर 3 ठोस प्रणोदन है ना कि 2। तो इसलिए हमारा ये सही नहीं है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एक 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसे 3 ठोस प्रणोदन चरणों और एक टर्मिनल चरण के रूप में तरल प्रणोदन आधारित वेग ट्रेमिंग मॉड्यूल के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है। SSLV सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से 500 किमी की कक्षीय तल में 500 किलोग्राम उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है। कक्षीय तल जिसे निम्न भू कक्षा के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी की चारों ओर एक कक्षा है जो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय तट जो तल के निकट स्थित है। इस प्रकार की कक्षा में उपग्रह का पथ पृथ्वी के चारों ओर एक अपेक्षाकृत समतल पृष्ठ बनाता है। हमारा ऑप्शन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 9, भारत में इंडोनेशिया संबंधों के बीच संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कि जो भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध उनके बारे में बताना है। इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। सेकेंड वाला है, दोनों देश भर G20 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। थर्ड वाला है, रामायण और महाभारत के महान महाकाव्यों की कथा इंडोनेशियाई लोक कला और तथा नाटकों का स्रोत बनी है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इसका केवल 2। इसमें जो हमारा सेकेंड और थर्ड सही है, लेकिन जो इंडोनेशिया का जो आसियान का जो इंडोनेशिया क्षेत्र, इसमें क्या भारत का यहाँ सबसे बड़ा दूसरा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है, ना कि सबसे पहला। तो ये कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है हमारे लिए व्यापार का। भारत इंडोनेशिया की जो संबंध है तो क्या है कि इनके संबंध वाणिज्यिक संबंध है। आसियान
क्षेत्र में इंडोनेशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बनकर उभरा है। द्विपक्षीय व्यापार सत्र 2005 से 6 में कितना 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर सत्र जो है हमारा 2022 से 2023 तक क्या 38 से 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। राजनीतिक संबंध दोनों देश एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक थे, जिसके कारण वर्ष 1955 का बलूग सम्मेलन हुआ और वर्ष 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। वर्ष 1991 में भारत द्वारा लुक ईस्ट नीति अपनाने के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में तेजी से विकास हुआ है। दोनों देश G20 एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है सही है। सांस्कृतिक जो संबंध है हिंदू, बौद्ध और बाद में मुस्लिम धर्मों ने भारत के जो तट है उनको इंडोनेशिया की यात्रा की। रामायण और महाभारत के महान महाकाव्यों की कथा इंडोनेशियाई लोक कला तथा नाटकों का स्रोत बनी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लीबिया की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? फर्स्ट है मिस्र, सेकंड सूडान, थर्ड है चाड, फोर्थ है नाइजर और फिफ्थ है अल्जीरिया। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? डी। इसमें जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सभी लीबिया की सीमाएं हैं। लीबिया की सीमा उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में मिस्र, दक्षिण में पूर्व में सूडान, दक्षिण में चाड, दक्षिण पश्चिम में नाइजर, पश्चिम में अल्जीरिया और उत्तर पश्चिम में ट्यूनीशिया से लगती है। इसलिए जो हमारा इसका आंसर होगा डी होगा। उम्मीद है आज का आपको हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।